हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके साथ विभिन्न टॉपिक्स के साथ जो परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला टॉपिक है इसी में से महाजनपद एवं उसकी राजधानी। आपको पता है कि प्राचीन ऐतिहासिक काल में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का काल जो है महाजनपद का काल कहा जाता था। वहाँ देश भर में जो है खास करके उत्तर भारत में महाजनपदों का उदय हुआ था और 16 महाजनपद जिसमें से कि जो प्रमुख हैं तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अंग अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी चंपा। अंग का चंपा राजधानी थी। अच्छा, एक बात बता देते हैं कि आज का जो वर्तमान बिहार है उसमें अंग कहाँ पे पड़ता था, तो भागलपुर का जो क्षेत्र हुआ करता था वो अंग महाजनपद का क्षेत्र माना जाता है। दूसरा है मगध। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगीर या राजगिरी इसको कह सकते हैं। 16 महाजनपदों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। तीसरा है काशी। काशी जो जनपद था उसका राजधानी वाराणसी था। वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली। वैशाली के विषय में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सबसे पहला जो गणतंत्र है वो वैशाली में ही इसकी शुरुआत हुई थी। कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ। ये कुरु इंद्रप्रस्थ जो है आज का जो दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है वो उस काल में होता था। मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोतन या फिर पोटली और गांधार का तक्षशिला। तो ये इसकी राजधानी को याद रखना है क्योंकि परीक्षा में ये लगातार पूछे जाते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। अंग का चंपा, मगध का गिरिब्रज या राजगीर, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोतन या पोटली, गांधार का तक्षशिला। तो फिर चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका। प्रमुख भारतीय शासक तथा उपाधि। विभिन्न जो शासक हुए उनकी भारतीय शासक और उनकी जो उपाधि है हमारे ऐतिहासिक जो दस्तावेज में उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे बिंदुसार। बिंदुसार अमित घात के नाम से प्रसिद्ध थे। बिंदुसार। अशोक देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक के नाम से विख्यात थे। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था क्योंकि जितने भी युद्ध किए थे उन्होंने उसमें करीब सभी में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया। कनिष्क को देवपुत्र कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि वो दान धर्म जो है और लोगों को बहुत दिल खोल कर करता था। शिवाजी को छत्रपति शिवाजी कहे गए। बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से विख्यात थे। जहांगीर शेख सलीम के नाम से विख्यात था। औरंगजेब जिंदा पीर की उपाधि से मिली थी। जिंदा पीर की उपाधि। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर की उपाधि मिली थी। महेंद्र वर्मन प्रथम को विचित्रचित्त की उपाधि मिली। नरसिंह वर्मन को वातापी कोंड कहा गया। अच्छा, ये क्वेश्चन परीक्षा में लगातार पूछा जाता है कि नरसिंह वर्मन को किस वातापी कोंड किसे कहा जाता था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम को कहा जाता था। गोविंद तृतीय को जगतुंग कहा गया। विक्रमादित्य चतुर्थ को त्रिभुवन मल्ल कहा गया। विक्रमादित्य द्वितीय को नरेंद्र मिगराज कहा गया। राजराज को जयम गोंड चोल मार्तंड कहा गया। तो ये सारे उपाधि हैं जो वीवीआई हैं उसको याद रखना है। चलिए फिर अगला हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसमें, इसके बारे में देख लेंगे। भारत की जनजाति ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कहाँ किस राज्य में निवास करती हैं। जैसे बकरवाल है, गद्दी है, गुज्जर जनजाति है वो जम्मू कश्मीर में है। बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद जो है गड्डी जनजाति कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। लाहौली, कनौरा, गुज्जर हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। अगर उत्तराखंड की जनजाति की बात की जाए तो थारू, खासी, कोय, मारा, नीति, भूटिया, तो ये जो है उत्तराखंड की जनजाति हैं। खास करके इसमें नीति, भूटिया, थारू, खासी ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो कोल, खारवाड़, थारू ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो गोंड,
भील, ये जो जनजाति है, अबुझमाड़िया, ये जनजाति जो है ये कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है। ये आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा, गोंड, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, मुड़िया, ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है। उड़ीसा में अगर जाएं तो संथाल, हो, कोल, ओरांव, जुरांग, खड़िया, भुइयाँ, ये सारी जो जनजाति हैं वो ओडिशा की हैं। झारखंड में भी संथाल, ओरांव, मुंडा, बिरहोर, ये सारी जनजाति झारखंड की आदिवासी जनजाति मानी जाती है। बिहार में संथाल और थारू जनजाति है। पश्चिम बंगाल में लेप्चा, लोघा, भूमिज, संथाल, ये पश्चिम बंगाल में। सिक्किम में लेप्चा कहाँ की है, तो जनजाति सिक्किम की है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। असम की बात करें तो नागा, अबोर, मिकिर, लुसाई, दिमाड़ा, कोछारी, बोडो, राभा, ये असम की जनजाति हैं। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर मेघालय की है। और खास करके ये भी क्वेश्चन जो है वीवीआई है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अरुणाचल प्रदेश की जो जनजाति है वो क्या है, मोम्पा, मेजी, आपातानी, डबला, मिसमी, सुलुंग, मिनियोंग, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। अगर मिजोरम की बात की जाए तो चकमा जनजाति कहाँ की है, तो मिजोरम की। कुकी कहाँ की है, तो मिजोरम की है। मिजो, लुसाई, ये सारे मिजोरम की जनजातियाँ हैं। नागालैंड की बात की जाए तो नागा, अंगामी, मिकिर, ये नागालैंड की जनजाति हैं। उसी तरह मणिपुर में भी नागा, अंगामी, कुकी, ये सारे मणिपुर की। त्रिपुरा में रियांग, त्रिपुरी जो है वो वहाँ की जनजाति है। आंध्र प्रदेश में अगर जाएं तो गोंड, कौडहस, गदवा, चेंचुस, ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो बडागा, टोड, कोटा, टोडा, कोटा, ये सारी जनजाति तमिलनाडु का है। टोड और जो टोडा है जनजाति, ये तमिलनाडु का है और ये वीवीआई भी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है केरल में अगर आप जाएं तो मोपला, उराली, इरूला, पनियान, ये सभी जो है केरल की जनजातियां हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में जाएंगे तो बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अबुझ, माड़िया जनजाति महाराष्ट्र की है। राजस्थान में जो है सहारिया, सांसी, मीना, भील, गरसिया, बंजार, कोली, ये जो है राजस्थान की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में भी इसी तरह से भील, पटेलिया, कोली, वडाली, डाफर, टोंडिया, बंजारा, गोंड, वासी, ये जो गुजरात की जनजाति हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो वासी जो है लक्षद्वीप की जनजाति है। अंडमान और निकोबार की बात की जाए तो अंडमान में जो है अंडमानी, निकोबारी, शैम्पेन, सेंटिलीज, ओंग, जारवा, ये जो है इम्पोर्टेंट है अंडमान की जो जनजाति है उसके लिए। चलिए फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीकात्मक जो पशु हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हाथी जो है किस चीज़ का प्रतीक था, तो महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था क्या, तो हाथी। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था, यौवन का प्रतीक सांड था और समृद्धि का प्रतीक शेर था। तो ये याद रखेंगे। बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। जन्म को कमल व सांड से दर्शाया गया है, जन्म को कमल व सांड से दर्शाया गया है। ज्ञान के लिए क्या है, पीपल का जो बोधि वृक्ष है वो प्रतीक है उनके ज्ञान लेने का। मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप, स्तूप के माध्यम से उनके महात्मा बुद्ध के मृत्यु को दर्शाया जाता है। उसके बाद है घोड़ा, घोड़ा किस चीज़ का प्रतीक है, गृह त्याग का, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। और पद चिन्ह निर्वाण के प्रतीक है, भगवान बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है, पद चिन्ह है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जो थे पहले जैन तीर्थंकर, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड यानी कि वृषभ। जो जैन तीर्थंकर नेमिनाथ थे उनको शंख के माध्यम से दर्शाया गया है, महावीर को सिंह के माध्यम से, अजीतनाथ को हाथी के माध्यम से, उसके अलावा पार्श्वनाथ को सर्पकन के माध्यम से और शांतिनाथ को हिरण के माध्यम से दर्शाया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना किस तरह से, ये ज्योग्राफी का है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे क्षोभ मंडल, जो सबसे निचला वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, ये किस चीज़ को दर्शाती है, तो ये मौसमी घटनाओं को दर्शाती है। जो जितने भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वह क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे समताप मंडल की बात करें, इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। वायुयान या जेट विमान का जो आवागमन होता है, उड़ान होता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है, समताप मंडल में ही होता है। नेक्स्ट है ओजोन मंडल। ओजोन गैस की परत पाई जाती है ओजोन मंडल में और पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करता है वो ओजोन मंडल है, ओजोनोस्फेयर।
नेक्स्ट है आयन मंडल। आयन मंडल क्या करता है? इसके फलस्वरूप हमें रेडियो, रडार, टेलीफोन और टेलीविजन की सुविधा प्राप्त होती है। जो भी सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल से प्राप्त होता है। और लास्ट है बहिमंडल यानी एग्जोस्फीयर। अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं एग्जोस्फीयर से यानी कि बहिर्मंडल से। तो दोस्तों, आपको मेरा प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और निश्चित तौर पर मैं इस तरह के कलेक्शंस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप जो है इसके माध्यम से अच्छे चीज़ों को बहुत कम समय में सीख सकें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।